नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। नेपाल में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग तेज हो गई है। सिरहा और सुनसरी जिलों की जो पूरी जिले आपको बता रहे हैं, यहाँ पर घटनाओं के बाद हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार को 15 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा है, जिसमें नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की प्रमुख मांग जो है वो शामिल की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में एक घटनाक्रम सिर्फ स्थानीय हिंसा का नतीजा नहीं, बल्कि नेपाल की सांस्कृतिक जड़ों, हिंदू पहचान और पिछले 2 दशकों की राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा भी है। आपको बता दें, यहाँ पर हाल की घटनाएं और विरोध प्रदर्शन काफी तेज हुए हैं। सुनसरी जिलों के देवानगंज में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 लोगों की मौत भी हुई है इसमें, और प्रशासन ने कर्फ्यू भी लगा दिया है और स्थिति को नियंत्रण में लाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने नागरिक समाज, धार्मिक समुदायों, राजनीतिक दलों और मीडिया से संयम बरतने का आग्रह भी किया है। और इस हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने सक्रियता बढ़ा दी है। आपको बता दें, सिरहा जिले में सांसद के खिलाफ भी विरोध देखा गया है। कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर वो राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान कर सकते हैं। इन प्रदर्शनों में युवा भी शामिल दिखे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में जेन जेड से जुड़े प्रदर्शनों का जो है वो जिक्र किया गया है। हालांकि मुख्य एजेंडा आपको बता दें, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र और सुरक्षा व्यवस्था की विफलता पर केंद्रित रहा है। जो आप तस्वीरें आप यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से जो अशांति है इस वक्त नेपाल में वो हो रखी है। और यहाँ पर जो 15 सूत्री मांग है उसका भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार ने 15 सूत्री मांग दी है। और यहाँ पर उनका जो एजेंडा है वो साफ तौर से एक ही एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र पर वो एकत्रित है। अब यहाँ पर कौन कौन सी वो मांगे हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। 15 मांगे जो हैं वो यहाँ पर हिंदू संगठनों ने सरकार को सौंप दी है। सबसे पहली, दीवानगंज हिंसा की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो, दोषियों और साजिशकर्ताओं की शीघ्र गिरफ्तारी हो, जांच समिति रिपोर्ट सार्वजनिक करे और गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों की पहचान हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि यहां पर जो आप माहौल देख सकते हैं वो कितना बिगड़ चुका है वो साफ देख सकते हैं। जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो भी कर दिया गया है, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी तेज कर दी गई है। और यहाँ पर एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो भी हो रही है। इसके अलावा नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की भी मांग की गई है। अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव पर अंकुश लगाए, इसकी भी मांग की गई है। हिंदू मंदिरों, धार्मिक स्थलों और संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई और सभी दलों की बैठक बुलाकर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा करना, इसकी भी मांग की गई है। अब ऐसे में ये मांगे सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, ये नेपाल की उस बड़ी बहस का हिस्सा है जो साल 2008 में राजतंत्र समाप्त होने और देश को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किए जाने के बाद से चली आ रही है। जी हां, आपको बता दें, नेपाल सदियों तक दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य रहा। शाह वंश के शासन में देश की पहचान हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा और राजतंत्र से जुड़ी रही। 1990 के दशक में लोकतंत्र की मांग तेज हुई और साल 2006 से 2008 के आंदोलन के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी। साल 2008 में संविधान सभा ने राजतंत्र खत्म कर नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। और इस बदलाव के समर्थकों का तर्क यही था कि बहुजातीय, बहुभाषीय और बहुधार्मिक देश में धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह फैसला केवल और केवल भारी प्रभावों, माओवादी आंदोलन, राजनीतिक दलों की सत्ता की भूख का नतीजा था। पिछले 18 वर्षों में नेपाल ने बार बार सरकारें बदली, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, युवाओं का विदेश पलायन और आर्थिक संकट वहां पर बिल्कुल आम हो गए। लेकिन यहां पर बता दूं कि हिंदू राष्ट्र की मांग समय समय पर जरूर उठती रही। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि आरपीपी और अन्य राजतंत्र समर्थक समूह लगातार संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राज्य की बहाली की वकालत करते हैं।
साल 2025 में बड़े पैमाने पर राजतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए थे। काठमांडू में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगे, गणतंत्र मुर्दाबाद, राजतंत्र वापस लाओ, नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। और आखिरकार साल 2025 से 26 में जेन जेड आंदोलन ने भी राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया था। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए, सरकार गिर गई और अंतरिम व्यवस्था बनी और अंततः बालेन शाह प्रधानमंत्री बने। बालेन शाह काठमांडू के मेयर के रूप में, आपको बता दें, वहां पर लोकप्रिय हुए थे। उनकी सरकार नई उम्मीद लेकर आई, लेकिन अब सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर दबाव बना हुआ है। आपको बता दें, अगस्त 2026 की शुरुआत में स्थिति फिर तनावपूर्ण हुई। दीवानगंज हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जो हमने आपको चर्चा के शुरुआत में बताया है। और कुछ रिपोर्ट्स में गृह मंत्री के साथ कथित समझौते की चर्चा भी हुई है, जिसमें हिंदू राष्ट्र पर अखिल दलीय चर्चा का प्रस्ताव था। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ मांगे प्राप्त की गई। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शांति बनाए रखने पर जोर दिया है और सुरक्षा बलों को सतर्क भी किया गया है। यहाँ पर दक्षिणी तराई क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। आपको बता दें, आप जो तस्वीरें देख रही हैं सीधा वहीं से आ रही है। जो पलायन आप देख सकते हैं, एक विशेष समुदाय का जो पलायन है वो भी साफ तौर से देख सकते हैं। जो आर्मी है वो स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जयघोष हो रहा है। जो यहाँ पर आपको बता दें, कुछ इस्लामिक झंडे हैं उनको भी फाड़ा गया है। आगजनी आप देख सकते हैं किस तरह से रोडों पर है। और यहाँ पर जनसांख्यिकी बदलाव, यानी कि यहाँ पर एक डेमोग्राफिक चेंज और धार्मिक मुद्दे संवेदनशील बन चुके हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अवैध घुसपैठ और कुछ तत्वों की गतिविधियों से हिंदू बहुसंख्यक चित्रित जो जितने भी उनके चरित्र हैं वो खतरे में हैं। वो पाकिस्तानी घुसपैठियों और अन्य भारी प्रभावों का भी यहाँ पर जिक्र करते हैं। और आपको बता दें, राजनीतिक दलों में विभाजन इस वक्त साफ दिख रहा है। कुछ दल धर्मनिरपेक्षता पर अड़े हैं, जबकि कुछ हिंदू राष्ट्र की मांग को लोकप्रिय समर्थन मिलने की बात मानते हैं। आरपीपी जैसे दल इस मांग को मजबूती से उठा रहे हैं। युवाओं में भी यहां पर सांस्कृतिक पहचान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। कई युवा मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेपाल की प्राचीन हिंदू बौद्ध विरासत को कमजोर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पर नजर है। भारत में हिंदू संगठनों और मीडिया ने नेपाल की घटनाओं पर ध्यान दिया है। आपको बता दें, नेपाल भारत संबंधों में सांस्कृतिक समानता हमेशा महत्वपूर्ण रही है और दोनों देशों की हिंदू परंपराएं गहरी जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि नेपाल की समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक और सभ्यतागत भी है। साल 2008 में धर्मनिरपेक्षता अपनाने के बाद देश में अस्थिरता बढ़ी। माओवादी प्रभाव, भ्रष्टाचार और विदेशी मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। हिंदू मंदिरों और परंपराओं पर दबाव देखा गया। जनसांख्यिकीय बदलाव खासकर तराई क्षेत्रों में चिंता का विषय है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग को सिर्फ धार्मिक कट्टरता कहकर खारिज नहीं किया जा सकता, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और ये बहुसंख्यक आबादी की सांस्कृतिक आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है। कहीं ना कहीं दुनिया के कई देश अपनी सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक रूप से मान्यता देते हैं। यहाँ पर इजराइल यहूदी राज्य हैं, कई मुस्लिम देश इस्लामिक गणराज्य हैं। नेपाल हिंदू राज्य के रूप में अब अपनी ऐतिहासिक निरंतरता बनाए रख सकता है और बिना अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किए बिना भी। और यहाँ पर जो पक्ष विपक्ष है वो अपने अपने तर्क रख रहे हैं। समर्थक तर्क देते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा होगी, विदेशी प्रभाव और धर्मांतरण की कोशिशों पर भी अंकुश लगेगा, युवाओं में राष्ट्र गौरव बढ़ेगा, राजनीतिक अस्थिरता कम हो सकती है क्योंकि सांस्कृतिक आधार मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों को अलग थलग करेगा और संघीय ढांचे को कमजोर भी करेगा। लेकिन दक्षिणपंथी दृष्टिकोण में यह तर्क कमजोर भी लग रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल की हिंदू बौद्ध परंपरा सदियों से सहिष्णु रही है। समस्या तब पैदा हो रही है जब बहुसंख्यक पहचान को नकारा जाता है। जी हां, दीवानगंज जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है। जब हिंदू समुदाय को लगे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। 15 सूत्री मांग पत्र में जांच और कार्रवाई की मांग जायज भी लग रही है। और यहां पर समर्थकों का कहना है कि सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए।
अब यहाँ पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि बालन शाह की सरकार नई है, उन्हें युवा समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं युवाओं के समर्थन से उनकी सरकार बनी है। तो यहाँ पर अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग को नजरअंदाज करते हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो राजतंत्र कहीं ना कहीं जो राजतंत्र समर्थक है और हिंदूवादी ताकतें हैं वो भी मजबूत हो रही हैं। संसद में जिस तरह से हमने चर्चा की शुरुआत में बात की कि संसद में प्रस्ताव लाने की मांग पर भी दबाव बन रहा है। अगर चर्चा शुरू होती है तो यह बड़ा राजनीतिक मोड़ भी साबित हो सकता है। इसके अलावा तराई क्षेत्र में तनाव सामाजिक सद्भाव के लिए चुनौती भी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को शांति बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन दीर्घकालिक अगर हम समाधान देखें तो जो सांस्कृतिक पहचान है उसको भी कहीं ना कहीं स्वीकार करने की जरूरत है। यहाँ पर नेपाल की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है। उनकी आकांक्षाओं को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ भी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और यहाँ पर आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। अस्थिरता निवेश और पर्यटन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। हिंदू तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक पर्यटन नेपाल की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकते हैं और हिंदू राष्ट्र की पहचान इसे मजबूत भी कर सकती है। अब नेपाल के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आगे की राह किस तरह से नेपाल के लिए है। नेपाल के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता, यहां पर लगातार एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि एक रास्ता नेपाल के पास ये है कि एक मौजूदा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को जारी रखना और अस्थिरता का सामना करते रहना, और दूसरा अपनी ऐतिहासिक हिंदू पहचान को पुनः स्थापित करना और सांस्कृतिक आधार पर स्थिरता हासिल करना। हिंदू संगठनों का आंदोलन जारी है। आपको बता दें यहाँ पर 15 सूत्री मांग पत्र सिर्फ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, और अगर सरकार संवाद करती है और जांच निष्पक्ष तरीके से करवाती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर मांगों को नजरअंदाज किया गया तो विरोध और भी तेज हो सकता है। नेपाल की जनता अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहती है। पिछले 2 दशकों के प्रयोगों ने दिखाया है कि बिना सांस्कृतिक आधार के राजनीति अस्थिर है। हिंदू राष्ट्र की मांग इसी वास्तविकता का प्रतिबिंब है। यह मुद्दा आपको बता दें सिर्फ नेपाल का नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक राजनीति का हिस्सा है, जहां बहुसंख्यक पहचान को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं और इसीलिए वहां से ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और नेपाल में भी यही हो रहा है। प्रधानमंत्री बालन शाह और राजनीतिक दलों को इस लोकप्रिय भावना को कहीं ना कहीं अब समझना होगा, और शांति और सद्भाव तभी टिक सकता है जब बहुसंख्यक समुदाय को लगे कि उनकी पहचान सुरक्षित है। हिंदू राष्ट्र की बहाली इसी दिशा में जो मजबूत कदम है वो माना जा रहा है। ऐसे में अब जो 15 सूत्री मांग है वो कब सरकार उस पर संवाद करेगी ये देखने वाला विषय है। और अब क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र की ओर होगा, ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी। नमस्कार।